हूं पायल कंसल। पायल हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और उसके भेद मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले आपको स्वर संधि पढ़ना जरूरी है, इसलिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि यानी कि व्यंजन। व्यंजन का क्या अर्थ है? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि हम बिना स्वरों के व्यंजन नहीं लिख सकते या बोल सकते। अगर लिखते भी हैं तो व्यंजन क्या होता है? वो आधा अक्षर होता है। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं, जिसे हम हलंत कहते हैं। यानी कि एक हल चिन्ह होता है, इसे हम हलंत कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं बिना, अगर हम स्वर के व्यंजन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, ग हलंत, घ हलंत आदि। तो बिना स्वर के जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? आधा अक्षर होते हैं। तो व्यंजन स्वरों के सहायता से ही बोले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे व्यंजन के बाद कोई, यानी कि क के बाद अगर कोई व्यंजन आता है, यानी कि क ख ग या स्वर आ ई, तो क्या है? वो जो आने से परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। इसके भेद देखिए। क च ट त प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तो बच्चों पहले इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये तीसरा और चौथा वर्ण क्या है और क च प के बाद क्या है ये। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वर्णमाला देखनी होगी। तो वर्णमाला में हमने देखा क ख ग घ अड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ढ ढ ञ। तो बच्चों ये जो पहली लाइन है ये क्या है? क वर्ग है। इसको हम क्या बोलते हैं? क वर्ग। दूसरी लाइन को, पंक्ति को हम क्या बोलेंगे? च वर्ग। तीसरी पंक्ति को हम क्या बोलेंगे? ट वर्ग। और चौथी पंक्ति को त वर्ग और पांचवी पंक्ति को प वर्ग। यानी कि पहले अक्षर से जो पंक्ति शुरू होती है उसको हम क्या बोलेंगे? क वर्ग। तो यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तो बच्चों इसमें तीसरा या चौथा वर्ण कौन सा है? ग और क का तीसरा चौथा वर्ण कौन सा है? ग और घ। च वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण कौन सा है? ज और झ। और ट वर्ग का ड ढ। इसी प्रकार किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण और य र ल व ह अथवा कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाता है। तो क वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा होता है? ग। ठीक है। और च वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा होता है? ज। और ट वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा होता है? न्य। और त वर्ग का तीसरा व्यंजन द। और प वर्ग का तीसरा व्यंजन ब हो जाता है। बच्चों समझ आ गया आपको? भी क च ट त प के बाद यदि अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य र ल व हो तो क्या हो जाता है? वो उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है, यानी कि तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे क हलंत प्लस ग। ग क्या है? तीसरा वर्ण है, वो क्या बन गया? गग। जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज। इसको हम द्वितीय व्यंजन भी बोलते हैं। यानी कि ये क्या है? ये व्यंजन स्वर रहित है और ये व्यंजन स्वर सहित है, दिग्गज। तो ये क्या बन गया? ग और ग, दिग्गज। ऐसे ही अब क्या बच्चों, व्यंजन के बाद क्या आया है? स्वर, यानी कि ई। तो वो क्या बन गया? गी। क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो वो क्या बन गया? गी। तो वाक प्लस ईश, वागीश। ऐसे ही क प्लस अ, यानी कि अब क्या है? व्यंजन के बाद क्या है? स्वर। तो वो क्या बन गया? ग। ये है क वर्ग का तीसरा व्यंजन ग। तो दिक प्लस अंबर, दिगंबर। ऐसे ही क प्लस द, तो वो क्या बन गया? गद, यानी कि तीसरा वर्ण। तो वाक प्लस दत्ता, वागदत्ता।
अब च वर्ग में व्यंजन जो अगर हम स्वर जोड़ते हैं तो वो तीसरा वर्ण क्या बन जाता है, ज। तो ये क्या बन गया, ज। तो अच प्लस अंध क्या बन गया, अजंत। ट प्लस आ क्या बन गया, डा, इनकी षट प्लस आनन षडानन। त प्लस ग, त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द। तो उत प्लस गम उद्गम। त और अ द। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। ऐसे ही त और ध मिलकर क्या बनते हैं, दध, क्योंकि त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द, और ध, तो सत प्लस धर्म सद्धर्म। प प्लस ज, प का तीसरा वर्ण क्या है बच्चों, ब। अब प के क्या है, तो बज। अप प्लस ज अबज। अब बच्चों इसका नंबर 2 है जो, वो है क च ट त प, यानी कि वर्णमाला का पहला अक्षर। तो प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि न या म वर्ण आ जाए, कहने का मतलब यह है, यानी कि क के बाद अगर न आए, भी दोनों अगर व्यंजन क के बाद अगर न आए, या च के बाद न आए, ट के बाद न आए, या क के बाद म आए, तो इनके स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाता है। यानी कि पांचवा व्यंजन बच्चों, पांचवा व्यंजन कौन सा है, अड़, न्य, न, न और म। तो ये क्या है, ये पांचवा व्यंजन हो जाता है। अगर क के बाद अगर क्या आए, न आए, या क के बाद अगर म आए, तो वो क्या हो जाता है, पांचवा व्यंजन हो जाता है। तो क का क्या बन जाता है, अड़। च का क्या बन जाता है, य। ट का क्या बन जाता है, अन। और त का न, और प का म हो जाता है। तो जैसे वाक प्लस म्य। अब बच्चों क के बाद क्या आया है, म, दोनों व्यंजन है, तो क और म मिलकर क्या बनाते हैं, अडम, तो यानी कि वाग्मयम। षट प्लस मास, वो क्या बनाते हैं, ट और म न्यम, यानी कि सन्मास। जगत प्लस नाथ, दोनों व्यंजन है, ये क्या बनाते हैं, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन इनकी पहला व्यंजन क्या है, स्वर रहित है, और दूसरा व्यंजन क्या है, स्वर सहित, यानी कि ये बिना स्वर के है, ये स्वर के साथ है, तो वो क्या बन गए, जगन्नाथ। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। चित प्लस में क्या बनाते हैं, नम, यानी कि चिन्मय। तत् प्लस में नम, यानी कि तन्मय। अब बच्चों तीसरे नंबर पर देखिए, त हलंत के बाद ग घ द ध ब भ, यानी कि ये ग घ क्या है, क वर्ग के अंदर आते हैं, और द ध त वर्ग के अंदर, और ब भ प वर्ग के अंदर। यानी कि क वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन, और य र व या कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, द हो जाता है। यानी कि त के बाद अगर ये सब अगर आते हैं तो वो द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सत प्लस भावना। अब हम त और भ को अगर जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, दभ, तो वो क्या बन जाएगा, सद्भावना। जगत प्लस ईश, त के बाद क्या आया है, स्वर आया है, तो वो क्या बन गया, दी, जगदीश। भगवत प्लस भजन, यानी कि त और भ क्या बन जाएंगे, धब, यानी कि भगवत भजन। सत प्लस भाव सद्भाव। सतगति सदगति। ऐसे बच्चों चौथे नंबर पर देखिए, अगर त हलंत के बाद क्या आया, अगर च और छ, ठीक है ना बच्चों, अगर च और छ हो तो वो क्या बन जाता है, च हो जाता है, और ज और झ हो तो क्या बन जाएगा, वो ज हो जाएगा। और अगर ट और ठ हो तो ट, यानी कि उनका च और छ में क्या बनेगा, च रह जाता है, और ज और झ का ज, और ट और ठ का ट, और ड और ढ का ड, और ल होने पर ल ही हो जाता है, यानी कि ल परिवर्तन नहीं होता, वो ल ही रहता है। उदाहरण देखते हैं, उत प्लस चारण। अब त के बाद क्या आता है, च व्यंजन आता है, तो त वो क्या बन जाएगा, चच। यानी कि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये कौन से व्यंजन होते हैं, द्वित्व व्यंजन होते हैं, यानी कि जो एक पहला स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है, तो वो क्या बन जाएगा, उच्चारण। सत प्लस जन। अब त के बाद क्या आता है बच्चों, ज आ रहा है, तो वो क्या बनेगा, जज, यानी कि सज्जन। उत प्लस छिन, त के पास क्या है, छ, तो क्या बन गया, चछ, यानी कि उच्छिन। उत प्लस दयन डड, उड्डयन।
उत्तरलेख यानी कि अब बच्चों ल ल आया है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ ल परिवर्तन नहीं होता, वो ल ही रहता है, लल यानी कि उल्लेख। अब त के बाद यदि श हो तो वो क्या बन जाएगा, त के स्थान पर च और श का छ हो जाता है, यानी कि त क्या हो जाता है, च हो जाता है और श क्या हो जाता है, छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, अब इसमें दोनों परिवर्तन होंगे, त भी परिवर्तन होगा और श भी परिवर्तन होगा। त के स्थान पे क्या आएगा, च, और श के स्थान पर क्या आएगा, छ, तो क्या बन गया, उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट क्या बन गया, उच्छिष्ट। अब जो त के बाद यदि ह हो तो बच्चों हमको त का बहुत ध्यान से समझना होगा, भी त के बाद क्या आता है तो हमें उसको वैसे ही परिवर्तन करना पड़ेगा। तो त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का क्या बन जाता है, ध हो जाएगा। इसमें क्या था, श हो तो च हो जाता है और इसमें ह का हो तो क्या बन जाता है, वो द, और ह का क्या बन जाता है, ध हो जाता है। तो उत प्लस हार, अब बच्चों त का क्या बनेगा, द, और ह का क्या बनेगा, ध, यानी कि दध, उद्धार। उत प्लस हरण, त ह क्या बन गया, दध, उद्धरण। पद प्लस हति, पद्धति। 7वें नंबर पर देखिए बच्चों, स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले क्या हो जाता है, च व्यंजन बढ़ा दिया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। स्वर के बाद देखो, सब प्लस छंद, ठीक है, सब प्लस छंद, सब यानी कि अब इसके क्या है, ओ क्या है, एक स्वर, स्वर है इसमें, तो और के बाद क्या आ रहा है, छ, तो क्या बन जाएगा, आधा च और छ, अच्छ बन जाएगा वो, क्योंकि च के नीचे हलंत है तो वो क्या बन गया, आधा च यानी कि अच्छ। स्वच्छंद, संधि, संधि अब इसमें क्या है, ई प्लस छेद, छ, तो यानी कि इच्छ बन गया, तो संधिच्छ। अनु प्लस छेद, उच्च यानी कि उच्च, अनुच्छेद। 8वें नंबर पे देखिए बच्चों, यदि म के बाद क से भ तक कोई वर्ण हो तो, क से भ यानी कि वर्णमाला, ये देखिए क से लेके भ तक कोई भी अगर वर्ण है तो वो उसी वर्ग के, तो अगर मान लीजिए क वर्ग का अंतिम वर्ण यानी कि न न न म, ठीक है, कोई भी वर्ण हो तो उसी वर्ग के अंतिम वर्ण न न न म अथवा अनुस्वार में परिवर्तन हो जाते हैं। कहने का मतलब बच्चों, इन्हें हम अनुस्वार भी कह सकते हैं। तो सम प्लस कल्प, अब म के बाद क्या आया है, क आया है, तो वो क्या बन गया, अणक यानी कि संकल्प। किम प्लस चित, अब म के च तो न्य में चेंज हो गया, तो वो बन गया न्य च, क्योंकि म वर्ग बच्चों क, अब क है, म और च, कौन सा वर्ण है, ये दूसरा वर्ग है, ये च वर्ग है, क्योंकि च से पहले क्या है, च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, इया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, इयांच यानी कि किंचित। यहाँ पे क वर्ग था तो क वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, अड़ा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, संकल्प किंचित। सम प्लस तोष, अब त वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, न, तो यहाँ पे क्या लगा, नंत यानी कि संतोष। सम प्लस गत, अब यहाँ पे म प्लस ग क्या है, क वर्ग का ही वर्ण है ना, तो इसके नीचे, इसके आगे क्या लगा, अड़ यानी कि संगत। सम प्लस पूर्ण यानी कि म प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, म यानी कि मप, संपूर्ण। परम प्लस तु नत यानी कि परंतु। बच्चों 9वां देखिए, म हलंत के बाद म हो तो द्वित्व हो जाता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, द्वित्व यानी कि द्वित्व व्यंजन जो स्वर रहित और स्वर सहित होते हैं। जैसे सम प्लस मान, तो म हलंत प्लस म क्या बन गया, मम, सम्मान। सम प्लस मति, मम यानी कि सम्मति। म हलंत के बाद य र ल व श ह में से कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो अंतिम वर्ण होते हैं, यानी कि जो ये अंतिम वर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अनुस्वार होते हैं। इन्हें हम एक बिंदी की तरह प्रयोग करते हैं।
जैसे सम प्लस योग। अब जो इसमें म और य वो बनेगा बिंदी और य यानी कि संयोग। सम प्लस रचना। अब जो म के बाद य आया है, अब म हलंत के बाद र रचना यानी कि वो क्या बन गया, बिंदी और र संरचना। सम प्लस लाप बिंदी क्या बन गया, ल संलाप। सम प्लस वाद संवाद। सम प्लस शय संशय। सम प्लस सार संसार। सम प्लस हार संहार। बच्चों इसमें एक अपवाद भी है, यानी कि सम प्लस राट में यह बिंदी नहीं, इस पे बिंदी नहीं लगती है, क्या बनता है, सम्राट में अनुस्वार नहीं लगता। 11वां देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर ई उ। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है के बाद यदि र हो तो र के बाद फिर र हलंत हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है और र हलंत लुप्त हो जाता है। उदाहरण से समझाती हूँ, जैसे निर प्लस रव। अब क्या है, र हलंत है प्लस रव, तो वो क्या बन गया, दीर्घ बन गया, यानी कि ई बन गया। ठीक है, ऐसे निर प्लस रोग, यानी कि र हलंत के बाद अगर र आता है तो वो क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर, दीर्घ हो जाता है। निर प्लस रोग निरोग। निर प्लस रस नीरस। 12वां देखिए, स से पहले आ के अतिरिक्त कोई और स्वर आने पर प्राय स का श हो जाता है। जैसे अभी प्लस शेख, क्या बन गया, अभिषेक, यानी कि आ नहीं हो, स्वर कोई दूसरे हों, कोई अन्य स्वर। अब यहाँ पे कौन सा स्वर है, ई स्वर है। ई प्लस स आने पर क्या बन गया, वो शे बन गया, यानी कि नी प्लस सिद्ध क्या बन गया, निषिद्ध। वी प्लस सम विषम। विसर्ग संधि। विसर्ग बच्चों, विसर्ग हम जानते हैं, विसर्ग कैसे होते हैं, ये जिनको हम दो डॉट्स के नाम से जानते हैं, जिनकी दो बिंदु, ऐसे हम दो बिंदु प्रयोग करते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के पहले यदि अ हो तो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, वो ओ हो जाता है। बच्चों मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है, क वर्ग का, ग, घ और ड़। ठीक है ना, तो ये कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और अगर उसके जगह अगर य, र, ल, व, ह हो तो में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब देखिए, मनय प्लस अनुकूल। अब यहाँ पे अ और अ है, वो क्या बन गया, ओ बन गया, यानी कि मनोनुकूल। अब मनय प्लस योग, अब यहाँ पे य है तो अ और य क्या बन गया, ओए, यानी कि मनोयोग। अब यश प्लस द। द का किसका है, ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी कि अ प्लस द क्या बन गया, ओद, यशोदा। मनय प्लस बल, यानी कि ओभ, मनोबल। व्य प्लस वृद्ध, ओव, वयोवृद्ध। मनय विज्ञान, ओव, मनोविज्ञान। मनय रथ, और, मनोरथ। अधोगति, ओघ, अधोगति। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी कि कोई भी ई, ए, उ कोई भी स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग क्या बन जाता है, रह बन जाता है। जैसे दु। अब यहाँ पे कौन सा स्वर है, उ, और उसके बाद भी कौन सा है, उप। उदन की दोनों क्या है, स्वर हैं, तो क्या बन गया, रु, यानी कि दुरुपयोग। अब नी प्लस आशा, तो ये क्या है, ये प्लस आ, यानी कि क्या बन गया, रा, निराशा। निय प्लस आहार, रा, निराहार। निय प्लस धन, रध, यानी कि स्वर और व्यंजन मिलके क्या बना, र हलंत, रध, निर्धन। आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। दुआ प्लस आचार, दुराचार। बच्चों विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नी प्लस चल, य प्लस च, यानी कि
क्या है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च या च हो तो उसका क्या बन जाता है, श हो जाता है। तो यहाँ पे नी है, यहाँ पे क्या है, स्वर है और ये क्या है, च, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सच, यानी कि निश्चल। नी प्लस चिंत सच, निश्चिंत। दु प्लस शासन शश, यानी कि दुशासन। चौथे नंबर पे देखिए, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि त या स में से दोनों हो तो क्या बनता है, स हलंत बनता है। जैसे नमः प्लस ते, अब यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है, त है, तो क्या बन जाएगा, स, सत, यानी कि नमस्ते। नी प्लस तेज, यानी कि ई प्लस त क्या बन गया, सत। यहाँ बच्चों स हलंत है, इसलिए क्या है, आधा अक्षर है, इसलिए यहाँ पे स आधा अक्षर बनाया है, यानी कि आधा स, तो निस्तेज। दु प्लस साहस सस, दुस्साहस। नी प्लस संतान सस, यानी कि निसंतान। पांचवा देखिए, विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग क्या बन जाता है, श हो जाता है। जैसे यानी कि या ई या ऊ हो या ये वर्ण हो तो क्या बन जाएगा, वो श हो जाएगा। अब नी, यहाँ पे कौन सा स्वर है, ई, और वर्ण कौन सा है, क, तो नी और क्लंक क्या बन गया, शक, निष्कलंक, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों श हलंत है तो यहाँ पे आधा श आएगा, निष्कलंक। नी प्लस फल है शफ, निष्फल है। नी प्लस काम निष्काम। छठा देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि अतः प्लस एव और अ प्लस ए, वो क्या बन गया, ए, यानी कि अतएव। सातवें नंबर पे देखिए, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है परंतु उसका पूर्व स्वर दीर्घ बन जाता है। जैसे देखिए, नी प्लस रज, नीरज, यानी कि वो क्या बन गया, उसका दीर्घ रूप बन गया, दीर्घ स्वर बन गया, नीरज। नी प्लस रस नीरस। आठवां नंबर पे देखिए, कहीं कहीं पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः, यहाँ पे हलंत आएगा बच्चों, जैसे नमः प्लस कार, नमस्कार। भा प्लस कर, भास्कर। अब बच्चों, अब हम कुछ हिंदी की संधियाँ भी मैं आपको आज बताऊंगी। जैसे हिंदी भाषा में कुछ शब्दों पर संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते। हिंदी की प्रकृति के अनुरूप कुछ संधियाँ स्वयं ही विकसित हो जाती हैं। जैसे हिंदी संधियाँ देखिए, अल्प प्राण के बाद ह आने पर दोनों मिलकर महाप्राण हो जाते हैं। अल्प प्राण यानी कि जिसको बोलने में, जिस अक्षर को बोलने में कम समय लगता है, यानी कि जो जल्दी बोले जाते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और पर अगर दोनों को मिलकर बोला जाए तो वो महाप्राण हो जाते हैं। जैसे अब प्लस ई, अब को बोलने में बहुत कम समय लगा अब, पर जब इनको दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, अभी। सब प्लस ही सभी, तब प्लस ई तभी, कब प्लस ई कभी। ऐसे ही बच्चों दूसरे नंबर पे देखिए, आ के बाद ह आने पर दोनों का लोप हो जाता है। जैसे वहाँ प्लस ही क्या बन गया, वहीं, यहाँ पे आ का और उसका लोप हो गया है, वहीं। यहाँ लोप यानी कि गायब हो जाना, यहाँ प्लस ही यहीं। स के बाद ह आने पर ह पर लुप्त हो जाता है, यानी कि ह क्या होता है, लुप्त हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। जैसे इस प्लस ही इसी, उस प्लस ही उसी, किस प्लस ई किसी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको संधि के सभी भेद समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको संधि से संबंधित कुछ उदाहरण जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें बताऊंगी। धन्यवाद।